हेलो। स्टडी विथ वशिष्ठा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बायो शुरू करने वाले हैं, बायोलॉजी। और ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है, चाहे आप लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हो, सीजीएल का कर रहे हो, ग्रुप डी का कर रहे हो, पीसीएस एग्जाम का कर रहे हो, यूपी पीसीएस का, दिल्ली पुलिस, यानी जितने भी तरह के आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, तो उसमें आपका जनरल साइंस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जनरल साइंस में मुख्य रूप से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पूछा जाता है। तो आज हम लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पर्पस को ध्यान में रखते हुए, उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड पूरा कंटेंट आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो आइए, आज का चैप्टर हम लोग का होगा बायो का, और साइटोलॉजी होगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर बायो का, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं। ये सेल का एक ब्रांच है, साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल यूनिट है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिससे पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, उसका शरीर का निर्माण होता है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये कैसे हुआ, कैसे ये टर्म आया, इसके बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक बताए, तो आज के क्लास में हम लोग इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि ये साइटोलॉजी वर्ड जो है, इस वर्ड को किसने दिया था, यानी कि ये टर्म जो साइटोलॉजी का यूज किया गया, तो ये सबसे पहले कौन बताए थे, तो इस टर्म को सबसे पहले यूज करने वाले थे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, हर्ट बिंग था। इस टर्म को यूज करने वाले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम हर्ट बिंग था। इन्होंने जो है सबसे पहले इस शब्द का यूज किया। अब देखिए इस साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ साइटोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो इससे वर्ड को आप डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट आपका क्या निकल कर आता है, साइटो आता है, और दूसरा आपका क्या आता है निकल कर, लॉजी आता है। तो ये दोनों का अलग अलग मीनिंग आपका होगा। साइटो का मतलब आपका क्या होता है, तो अगर हम लोग साइटो की बात करेंगे, तो साइटो का मतलब होता है सेल होता है। अगर साइटो के मीनिंग की बात करें, तो इसका मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। और अगर हम लोग लॉजी की बात करें, तो लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। यानी कि अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें मुख्य रूप से, कि साइटोलॉजी का डेफिनेशन क्या होगा, तो यहीं से आपका क्या हो जाता है, आपका सामने आ जाता है। यानी कि अगर हम लोग साइटोलॉजी के डेफिनेशन की बात करें, तो साइटोलॉजी आपका क्या हो जाएगा, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच बी स्टडी अबाउट सेल। यानी कि साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। विज्ञान की इस शाखा को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। अब देखिए, अब सवाल होता है कि साइटोलॉजी के फादर किसको कहे जाते हैं, साइटोलॉजी का फादर हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो वैज्ञानिक किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करके उसको प्रामाणिकता के आधार पर दुनिया में कंसेप्ट को पेश करते हैं, तो वही उनके जनक माने जाते हैं। तो अगर हम लोग साइटोलॉजी के जनक की बात करें, इसके फादर की बात करें, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको बोला जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है एक इनको बोला जाता है, तो रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में स्टडी किया, और पहली बार सेल के बारे में उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका शरीर किस चीज का बना हुआ है, तो सेल का बना हुआ है। तो यहाँ देखिए, इसके बारे में बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो रॉबर्ट रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक क्यों कहा जाता है,
क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी। इन्होंने एक चीज डिस्कवर किया था। किस चीज को डिस्कवर किया था? तो सेल को डिस्कवर किया था। और कब किया था? तो 1665 में डिस्कवर किया था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 1665 में इन्होंने जिस सेल को डिस्कवर किया, जिस सेल को खोजा, वो सेल आपका क्या था? तो डेड सेल था। डेड सेल की इन्होंने खोज की, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने जिस सेल को खोजा था वो कौन सा सेल था? तो एक मृत कोशिका थी। और ये डेड सेल आपका किसका था? तो ये प्लांट का था। प्लांट का। और प्लांट के किस पार्ट का? तो अस्टीम का था। और अस्टीम के वायक का था। इसमें इन्होंने जो है कि देखा कि एक सेल इन्होंने देखा, और उस सेल को कैसे देखा? तो पेड़ के वायक को लिया, यानी कि वायक हम लोग किसको कहते हैं? तो किसी भी पेड़ को आप देखते हैं तो उसका जो अस्टीम वाला पार्ट होता है, उस लेयर को हटाने के बाद उसका नीचे का जो लेयर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायक बोलते हैं। तो उसको इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। तो कहिए कि 1665 में तो माइक्रोस्कोप का खोज नहीं हुआ था, तो माइक्रोस्कोप से इन्होंने कैसे देखा? तो इन्होंने कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को पीस कर, तोड़कर एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाए थे। और जब इस वाघ के सेल को इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, तो इन्होंने देखा कि ये जो है इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो उस पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या दिया? सेल नाम दिया। और वो सेल में चूंकि मूवमेंट नहीं था, इस कारण वो सेल क्या था? डेड सेल था। तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल का खोज किया, डिस्कवर किया 1665 में, वो सेल आपका कौन सा था? तो आपका डेड सेल था। अब देखिए अस्टीम के वायक में ये खोज किए। ये जो है जो कि मतलब कि देखे तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का था। यानी कि वायक का वायक में जो डेड सेल का इन्होंने खोज किया रॉबर्ट हुक ने, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो था ये आपका क्या था? हेक्सागोनल, यानी कि हेक्सागोनल शेप का था। यानी कुछ इस प्रकार था। एक हेक्सागोन बनाते हैं हम लोग। यहां देखिए एक हेक्सागोन हो गया। अब देखिए इसमें क्या था? इसमें इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल को इन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा, तो ये जो है कि इन्होंने पाया कि इसमें क्या है? इसमें बहुत छोटे छोटे जो है कि पार्टिकल्स ये जो है कि मौजूद हैं। लेकिन इन पार्टिकल्स में क्या था कि कोई भी मूवमेंट आपका नहीं हो रहा था। यानी कि ये पार्टिकल जो थे ये मूव नहीं कर रहे थे, ये बिल्कुल स्थिर थे। ये सारा चीज क्या था? पार्टिकल्स था। पार्टिकल्स। और इसको इन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। इसमें क्या था? नो मूवमेंट। नो मूवमेंट, यानी कि ये जो है मूव नहीं कर रहा था। और जाहिर सी बात है कि जब मूव नहीं कर रहा था तो ये जो है कि क्या था? एक डेड सेल था। तो साइंस की दुनिया में पहली बार कोई ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने जो है माइक्रोस्कोप से, यानी खुद के माइक्रोस्कोप से एक सेल के बारे में बताया। हाँ, भले ही वह सेल डेड था, लेकिन 1665 के पहले इस तरह के टर्म का, इस तरह का कंसेप्ट का यूज किसी ने भी नहीं किया था। तो साइंस की दुनिया में एक नई क्रांति आती है, और इसके बाद और भी कई साइंटिस्ट आते हैं जो सेल के बारे में रिसर्च करते हैं। तो हम लोग जो है कि अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
चलिए, ये तो हम लोग डेड सेल के बारे में बात किए। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति साइंस की दुनिया में कोई नया कंसेप्ट लाया है तो उसके बाद और भी वैज्ञानिक धीरे धीरे उन चीजों के बारे में खोज करना शुरू कर देते हैं। तो ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल के बारे में बताया। तो इसके बाद और भी वैज्ञानिक सामने आते हैं, और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एवी ल्यूवेनहॉक था। उन्होंने किस चीज का खोज किया था? तो उन्होंने लिविंग सेल का खोज किया था, लिविंग सेल। इसके बारे में बताने वाले जो थे, ये कौन वैज्ञानिक थे? तो ये एवी ल्यूवेनहॉक थे। उन वैज्ञानिक का नाम था एवी ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक। एवी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया कि ये जो है ये लिविंग सेल का खोज किए। और ये कब किए थे? तो 1674 से 76 के पीरियड में इन्होंने एक लिविंग सेल का खोज किया था। और ये सेल का खोज इन्होंने किस चीज में किया था? तो ये सॉइल के पार्टिकल्स में देखा था। इस लिविंग सेल को इन्होंने किस चीज में देखा था? तो सॉइल का जो पार्टिकल होता है इसमें देखा था। कहा जाता है कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो थे, ये अपने गार्डन में पौधा जो था उसमें पानी डाल रहे थे। अब पानी डाल रहे थे तो वहां कुछ पौधों के नजदीक जो मिट्टी थी, वो मिट्टी इनको कुछ अजीब सी लगती है। और कुछ अजीब सी लगती है तो जो है जो कि उनके मन में कुछ सस्पेंस होता है, कुछ जानने की इच्छा होती है। और वही मिट्टी पानी देते वक्त कुछ मिट्टी का कण इनके नाखूनों में आ जाता है। अब जो नाखून में आ जाता है तो चूंकि ये साइंटिस्ट थे तो ये अपने जो है कि लैब में जाते हैं, और लैब में जाने के बाद उस पार्टिकल को माइक्रोस्कोप पर रखते हैं। और जब रखते हैं तो उसमें जो है कि उस पार्टिकल में बहुत सारे जो है कि उसमें क्या होता है, सॉइल के पार्टिकल्स में बहुत सारे पार्टिकल दिखाई देते हैं उस मिट्टी में। और उन पार्टिकल्स में क्या था कि उसमें जो है कि मूवमेंट हो रहा था, हलचल हो रहा था। जैसे इस प्रकार उन्होंने जब देखा तो उस पार्टिकल में इस प्रकार की हलचल हो रही थी। ये सॉइल है। अब इसमें देखिए जो पार्टिकल्स थे ये सारे, तो ये पार्टिकल्स जो थे, तो इन पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? तो इस पार्टिकल को उन्होंने सेल नाम दिया। और इस पार्टिकल में क्या था? ये मूवमेंट हो रहा था। इस पार्टिकल में क्या था? तो ये मूव कर रहा था, ये मूवमेंट हो रहा था। और जब मूवमेंट हो रहा था तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सा सेल होगा? तो लिविंग सेल होगा। और ये जो पार्टिकल इसमें मूवमेंट हो रहा था, ये किस चीज का सेल था? तो ये बैक्टीरिया का सेल था, बैक्टीरिया का सेल था। और बैक्टीरिया आपका क्या होता है? लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल। क्योंकि जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्होंने देखा कि इस पार्टिकल में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। और मूवमेंट होने के बाद जो है कि इन्होंने इस सेल को क्या नाम दिया? लिविंग सेल नाम दिया। और चूंकि ये बैक्टीरिया का सेल था तो बैक्टीरिया किस में आ जाएगा? आपका लिविंग सेल में आ जाएगा। तो पहली बार जो है कि किसी ने एक लिविंग सेल के बारे में जो है कि बताया। और बताने के बाद क्या हुआ? क्या और भी नई क्रांति आती है, ये नए नए और रिसर्च करते हैं। साइटोलॉजी की दुनिया में, साइंस की दुनिया में ल्यूवेनहॉक की अगर बात करें तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बहुत सारी चीजों का क्या किया? डिस्कवरी किया। उसको प्रमाण के आधार पे, एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने जो है कि दुनिया के सामने रखा। तो इन्होंने किस किस चीज का डिस्कवरी किया था इसके बारे में देख लेते हैं, जो कि आपका एग्जाम्स में हमेशा आता है। तो इसका हम लोग देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने किन किन चीजों का खोज किया? तो यहां देखिए, पहला जो आप लोगों ने देखा तो किस चीज का देखा? तो बैक्टीरिया का देखा, जो कि लिविंग सेल था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया का खोज किया। दूसरा इन्होंने क्या किया? रेड ब्लड सेल का खोज किया। तीसरा इन्होंने क्या किया?
स्पर्म का खोज किया। इन्होंने बहुत सारी चीजों को क्या किया, ये जो है कि पूरी दुनिया के सामने ये जो है कि लाए। इन्होंने बहुत सारे काम किए साइंस की दुनिया में, और साइंस की दुनिया में काम करने के बाद बहुत सारी चीजों को इन्होंने बताया कि ये सारी चीज जो है ये क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। और इन्होंने एक चीज का और खोज किया था, उसका नाम क्या था, प्रोटोजोआ था, प्रोटोजोआ। तो ये सारी चीजों के बारे में खोज किया। आरबीसी का मतलब आपका क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। ये आपका स्पर्म हुआ, यानी शुक्राणु का आपका जो सेल होता है, ये सारे लिविंग सेल्स हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में इन्होंने जो है कि डिस्कवर किया, और तब से ये जाने जाने लगा कि सेल दो तरह का होगा, एक डेड होता है और क्या होता है, लिविंग होता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक किताब भी लिखी थी, इनका एक बुक था। इस बुक का नाम क्या था, सेक्रेट ऑफ नेचर। ये बुक का नाम है, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है। यानी कि अगर हिंदी मीनिंग बनाना चाहिएगा तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, प्रकृति का रहस्य, प्रकृति का रहस्य। हालांकि ये बुक इंग्लिश में ही इसका नाम लिखा हुआ है, और एग्जाम में इंग्लिश में ही आपका आएगा। इस बुक में इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में जो है कि क्या किया था, बताया था। जिन जिन चीजों के बारे में इन्होंने खोज किया, लिविंग सेल्स से सब के बारे में, तो इन सारी चीजों के बारे में इन्होंने जो है कि इस किताब में लिखी। और ये काम इन्होंने कब किया था, 1674 से 1676 में किया था। अब देखिए, अब तो पहले से प्रोग्रेस आपका हुआ ना। 1665 में रॉबर्ट हुक एक डेड सेल का खोज करते हैं, और 1674 से 76 में लिविंग सेल्स की खोज हो जाती है। तो अब तो साइंस की दुनिया में क्या होता है, एक बहुत बड़ा जो है कि क्या हो जाता है, एक कमाल हो जाता है। यानी कि अब और भी नए नए साइंटिस्ट आएंगे, और इसमें सेल में आपका क्या करेंगे, ये जो है कि काम करना आपका शुरू कर देंगे। और जैसे कि हाल फिलहाल में आप देखें कि कोविड आया, कोरोना वायरस आया, तो कोविड का वैक्सीन बनाने के लिए पूरे विश्व के अलग अलग साइंटिस्ट सामने आए, और उन्होंने अपना रिसर्च करके नया नया वैक्सीन आपका दुनिया के सामने पेश किया। तो उसी प्रकार सेल के बारे में जब लोग इतने जानने लगे, रॉबर्ट हुक के बाद ल्यूवेनहॉक ने इतना चीज बताया, तो अब बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आएंगे, और वो क्या करेंगे, सेल के बारे में बताएंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या क्या होता है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब देखिए, अब 1824 का दौर आता है। हम लोग कौन कौन ईस्वी देख लिए, तो 1665 का सन देखे, 1674 से 76 का समय देखे। अब देखिए, अब जो है 1824 का समय आता है। 1824 ईस्वी में एक वैज्ञानिक सामने आए, इनका नाम क्या था, डुटोचेट नाम था। इनका नाम था डुटोचेट नाम था। अब यहाँ देखिए, 1665 में आपका क्या हुआ था, आपका डेड सेल का खोज हुआ था। ये डेड सेल का खोज कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक किए थे, रॉबर्ट हुक किए थे। अब 1824 में कौन आ जाते हैं, तो डुटोचेट आते हैं। डुटोचेट दो कंसेप्ट बताते हैं। पहला ये बताते हैं कि आपका सेल जो हो सकता है, ये लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। इन्होंने क्या बताया, पहला चीज बताया कि सेल जो होगा ये आपका क्या होगा, लिविंग भी हो सकता है। और दूसरा बताया कि ये सेल जो है ये आपका क्या होगा, नॉन लिविंग भी होगा। यानी कि नॉन लिविंग कहने का मतलब है कि डेड सेल हम लोग कर सकते हैं, नॉन लिविंग के जगह आप क्या कर दीजिए, डेड सेल कर दीजिए। डेड सेल ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन्होंने बताया कि सेल जो होता है ये या तो लिविंग भी हो सकता है या नॉन लिविंग भी हो सकता है। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट में हो सकता है। मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है,
उसमें लिविंग सेल्स हैं और किसी में सिर्फ डेड सेल ही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म हो, उसमें कुछ सेल जो है क्या है, लिविंग है, और कुछ सेल जो है कि क्या है, ये जो है नॉन लिविंग है। तो पहला कंसेप्ट इन्होंने क्या बताया, इस चीज के बारे में बताया। दूसरा क्या बताया कि ये लिविंग सेल जो होगा ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करके ये जो है कि क्या बनाता है, ये जो है ग्रुप ऑफ सेल बनाता है। ये क्या बनाता है, ग्रुप ऑफ सेल। यानी कि जब बहुत सारे सेल के आपके क्या हो जाएंगे, बहुत सारे सेल के आपके ग्रुप बन जाएंगे, तो वो ग्रुप आपका क्या होगा, वो ग्रुप आपका टिश्यू कहलाएगा। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ देखिए पहले से तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ ना। पहले जो है कि ल्यूवेनहुक जो थे बहुत सारी चीजों में लिविंग सेल्स का खोज किए। उन्होंने सॉइल पार्टिकल में बैक्टीरिया देखा, आरबीसी का खोज किया, प्रोटोजोआ का खोज किया और स्वर्म सेल का खोज किया। और आगे के दशक में इसने और भी आगे काम बढ़ते गया और हम लोग देख रहे हैं कि 1824 में डुटो चेट जो आते हैं, ये क्या कहते हैं कि ये बताते हैं कि सेल लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, और बहुत सारे सेल जब एक जगह मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं। और इसे ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग टिश्यू बोलते हैं। अब देखिए आगे और भी क्रांतियां आने वाली हैं इस दुनिया में, सेल की दुनिया में। अब जो है जो आएगा मेन हम लोगों को वही पढ़ना है। अब वो जो भी बताएंगे वो आपका मेन पॉइंट होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि अब बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें अब काफी हद तक लोग सेल के बारे में जानने लगे हैं। लगभग 3 वैज्ञानिकों ने जो है कि इसके बारे में कुछ ना कुछ नया बता चुका है। तो अब बहुत सारे जो है कि वैज्ञानिक आएंगे और जो है कि एक वैज्ञानिक ऐसे आते हैं जिन्होंने कि अब तक सेल के बारे में, साइटोलॉजी के बारे में स्टडी करके जितना भी कुछ बताया था उससे एक अलग कंसेप्ट देते हैं और वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा जो है कि क्या होता है, वैलिड होता है। तो अब हम उसके बारे में देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे 1838 से 39 का दौर आता है। आगे हम लोग बात करते हैं कौन सा पीरियड आता है, तो 1838 से 39 में जो है कि क्या होता है, एक समय होता है जिसमें कि एक सेल थ्योरी दिया जाता है, यानी कि एक सिद्धांत दिया जाता है, सेल सेल थ्योरी का दिया जाता है। और इस सेल थ्योरी का सिद्धांत जो है ये कौन देते हैं, तो स्लेडन और स्वान देते हैं, स्लेडन और स्वान। तो सेल थ्योरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में, इसका जो सिद्धांत दिया था, ये जो थ्योरी जो दिया था सेल थ्योरी, ये देने वाले 2 वैज्ञानिक थे। पहले वैज्ञानिक का नाम था स्लेडन स्लेडन एंड स्वान। स्लेडन और स्वान, इन्होंने जो है 1838 से 39 के पीरियड में एक सेल थ्योरी का एक कंसेप्ट दिया। जिन्होंने देखिए कि ये क्या बताया सेल थ्योरी में, इनका कहना था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन्होंने थ्योरी जो बताया इसमें बोला ऑल द लिविंग organisms are made up with cell and product of cell। अब साइटोलॉजी की दुनिया में एक नया कंसेप्ट आपका आया जिसमें कि इन्होंने एक कोशिका का
एक सेल का सिद्धांत ही पेश कर दिया स्लेडन और स्वान ने। अब तक की जितने भी साइंटिस्ट इसके बारे में बता रहे थे उससे बहुत ही एडवांस वे में जाकर इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया, और एक कंसेप्ट बहुत मान्य है, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये थ्योरी क्या कहता है, इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि देखो भाई, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वह प्लांट हो, एनिमल हो, या जो है कि और भी कोई जीव जंतु हो, इस दुनिया में अगर लिविंग है वो, तो वो जो है उनका जो बॉडी है, उनका शरीर जो है वो किस चीज के मिलने से बना है। तो पहला चीज एक सेल से मिलने से बना है, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ सेल के मिलने से बना है। यानी कि सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये चीजों के मिलने से बना है। तो अब देखिए, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सेल की बात करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ सेल आपका क्या होता है। तो इसके बारे में देखिए, प्रोडक्ट ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल में आपका क्या क्या आता है। तो पहला क्या हो जाएगा, सेल, फिर क्या होगा, टिश्यू होगा, फिर क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, और फिर क्या होगा, सॉरी, पहले ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के बाद आपका क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, और ऑर्गन सिस्टम के बाद आपका क्या होगा, एक शरीर का आपका निर्माण होगा। तो ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल है। यानी सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका क्या बन गया, आपका बॉडी बन गया। यानी कि सेल का ग्रुप, इसका ग्रुप जो है ये क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, बहुत सारे टिश्यू का ग्रुप क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप आपका क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बना देगा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप जो है ये आपका क्या बना देगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपका जो है कि शरीर का निर्माण कर देगा। तो इसमें देखिए, पहला चीज तो हम लोग सेल लिखे हैं, तो इन्होंने दो चीजें बताई। पहला चीज बताई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे, इन्होंने क्या बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे तो इनका शरीर जो हो सकता है एक किस चीज के मिलने से बना हो। तो पहला कंसेप्ट बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे इनका शरीर सिंगल सेल का होगा। यानी सिंगल सेल कहने का मतलब है कि उनका सेल ही, मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, इसका एक सेल है, तो इसका ये सेल ही जो है ये आपका क्या हो जाएगा, इसका शरीर हो जाएगा, और ये इसी के थ्रू अपने जीवन में सारा काम को ये क्या करेगा, ये करेगा। यानी एक्सक्रिएशन हुआ, एक्सपायरेशन हुआ, जितने भी तरह के काम होते हैं ये जो है कि किसके थ्रू ये करेंगे, तो अपना एक एक ही शरीर के थ्रू ये जो है कि पूरे जीवन में ये अपना फंक्शन जो है कि करेगा। तो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल सेल बोलते हैं। यानी कि सेल ही इसका क्या है, बॉडी है। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होंगे ये क्या होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म। यानी कि इनका जो शरीर का फॉर्मेशन किया गया है ये एक ही सेल का बना हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल्स में देखते हैं, एग्जाम्पल्स में आपका क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो गया, आपका क्या हो जाएगा, अमीबा, अमीबा हो गया, पैरा पैरामीशियम हो गया। तो इन सारे जो ऑर्गेनिज्म है इनका शरीर जो होता है ये किस चीज का बना होता है, तो सिंगल सेल का होता है। यानी कि एक ही सेल होता है, और उसी सेल से अपना जो है कि पूरा जीवन का काम करते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होता है वो सारे फंक्शन ये सिंगल सेल से ही क्या करते हैं, कर लेते हैं। इसमें एक तरह के ऑर्गेनिज्म आपके आते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं।
अब देखिए सेलेडन और स्वान तो पहला चीज जो है कि सिंगल सेल के बारे में बताए। अब दूसरा इन्होंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे, दूसरी बात इन्होंने बताई कि कुछ ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होगा ये क्या होगा, मल्टीपल सेल्स का बना होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बना होगा, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का बना होगा। इसमें बहुत सारे सेल होंगे और तब जाकर उनका क्या होगा, उनका शरीर का निर्माण होगा। और ऐसे इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको क्या कहेंगे, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यानी कि वैसे जीव जंतु जिनका की बॉडी जो है बहुत सारे शरीर के बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव हम लोग बोलेंगे क्योंकि इनका शरीर का जो स्ट्रक्चर होगा ये बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बनता है। तो ये कैसे होता है इस चीज को देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि मल्टी सेलुलर में कि एक सिंगल सेल आता है, मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये सिंगल सेल है। ये सेल आपका क्या होता है, डिवाइड होता है। ये सिंगल सेल आपका क्या हो गया, डिवाइड हुआ। डिवाइड होने के बाद क्या हो गया, बहुत सारा सेल बना, यानी कि मल्टीपल सेल बना। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ आपका क्या बन गया, सेल बन गया। और ग्रुप ऑफ सेल आपका क्या बना देगा, आपका टिश्यू बना देगा। ग्रुप ऑफ सेल जो है ये क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। और ये टिश्यू का ये जो ग्रुप होगा बहुत सारे टिश्यू का, तो ये आपका क्या बना देगा, तो ये आपका ऑर्गन बना देगा। बहुत सारे क्या बना देगा, ऑर्गन बनाएगा। और ऑर्गन्स का बहुत सारा ग्रुप जो होगा ये आपका क्या बना देगा, तो ऑर्गन सिस्टम बना देगा। और ऑर्गन सिस्टम का बहुत सारा ग्रुप जो होगा ये आपका क्या बना देगा, तो एक शरीर का निर्माण कर देगा। यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो है कि एक सिंगल सेल आपका डिवाइड करता है, डिवाइड करके बहुत सारे सेल का आपका क्या होता है, ग्रुप बन जाता है। और बहुत सारे सेल का जब ग्रुप बन जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ मिल जाते हैं तो आपका क्या होता है, ऑर्गन बन जाता है। और बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर आपका क्या बना देता है, एक शरीर का निर्माण करता है। जैसे अगर हम लोग देखिए बहुत सारे सेल अगर हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल में देखिए इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आ जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें सबसे पहला आपका क्या आ जाएगा, ह्यूमन्स आ जाएगा। एनिमल्स आपका आएंगे, जितने भी एनिमल्स हैं ये आपके किस चीज में आ जाएंगे, तो मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे। आपका प्लांट भी आपका क्या होगा, मल्टी सेलुलर में होगा। आपका एल्गी जो है आपका किस चीज में आ जाएगा, मल्टी सेलुलर में आएगा। फिर फंगी जो है ये भी आपका क्या होगा, आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएगा। अब देखिए ह्यूमन्स का अगर हम लोग देखते हैं तो ह्यूमन बॉडी यानी कि हमारा जो शरीर होता है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक सिंगल सेल बनता है। अब इस सेल का ये ग्रुप बना जो हो जाता है, ये आपका क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और बहुत सारे टिश्यू का ग्रुप आपका क्या बना देगा, ऑर्गन बना देगा। और ऑर्गन का ग्रुप जब हो गया तो ये आपका क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। और ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप आपका क्या बना दिया, तो आपका मानव शरीर का निर्माण कर दिया। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन्स है हमारे यहाँ, आई है, तो आई सेल आपका क्या काम करेगा, टू सी, इस सेल के जरिए हम लोग क्या करेंगे, हम किसी भी चीजों को हम लोग देख सकते हैं। तो किसी भी चीज को अगर आप देखते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, एक बहुत सारा सिस्टम आपका काम करता है। आई के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ा चुके हैं
कि इसमें किस प्रकार लाइट अंदर जाता है, वो लाइट एडजस्ट कैसे होता है, उसका इमेज कैसे बनता है और ब्रेन तक वो मैसेज कहाँ से पहुंचता है। यानी आपका देखने का प्रक्रिया जो आई का सेल कर रहा है, इसमें बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, यानी बहुत सारे ऑर्गन का सिस्टम इसमें वर्क कर रहा है। तब आपका क्या हुआ, आपका आंख काम कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम लोग ईयर की बात करें तो ईयर में भी क्या होगा, बहुत सारे सिस्टम आपके काम करेंगे और इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीजों को हम लोग देख सकते हैं। तो किसी भी चीज को देखने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको बहुत सारी चीजों की हमको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे ऑर्गन्स जो है जो कि क्या होंगे, इसमें सक्रिय होंगे और तब जाकर हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। तो जो है जो कि इस प्रकार हम लोग देखे कि किस प्रकार जो है जो कि आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो होता है, ये अलग अलग सेल्स के मिलने से बनता है। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक चीज भूल गए, एक चीज और आपको लिखना है। सेल थ्योरी का फादर किसको बोला जाता है, सेल थ्योरी के बारे में कौन बताए थे, तो स्लेडेन और स्वान बताए थे, स्लेडेन और स्वान। तो स्लेडेन और स्वान को क्या कहा जाता है, तो आपका सेल थ्योरी का फादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार इन चीजों के बारे में बताया था। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब समय आता है आपका 1855 का समय आता है। 1855 में देखिए क्या होता है, एक नए साइंटिस्ट आपके आते हैं। उनका नाम जो था क्या था, रुडोल्फ विर्चो नाम था। उनका नाम था रुडोल्फ, इनका नाम था रुडोल्फ विर्चो था। ये कब आए थे, तो 1855 में आए थे। और इसका जो इनका जो कंसेप्ट था, ये जो कंसेप्ट दिए थे, तो इन्होंने एक शब्द लिखा था जो कि लैटिन भाषा का शब्द था। लैटिन लैंग्वेज में सेल के लिए इन्होंने एक शब्द का यूज किया था। वो शब्द आपका क्या था, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला। ये जो है आपका क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है, ओमनिस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसमें क्या होता है, सेलुला, सेलुला का मतलब होता है सेल, यानी कि न्यू सेल। ई का मतलब सेल, ई का मतलब टू, और सेलुला का मतलब सेल। यानी कि इनका जो कॉन्सेप्ट था, तो इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि न्यू सेल जो आपका फॉर्म होता है, ये आपका क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होगा। अगर इस भाषा का अगर आप इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेट कीजिएगा, तो इंग्लिश में आपका क्या हो जाएगा, न्यू सेल formed from pre-existing cell। यानी कि पहले वाले सेल से ही आपका क्या होता है, आपका नए सेल का आपका फॉर्मेशन होता है। यानी कि जितने भी नए सेल बनेंगे वो पहले वाले सेल से ही बनेंगे। यानी कि इन्होंने कहा
कि मान लिया जाए कि एक सिंगल सेल है, आपका क्या है, एक सिंगल सेल है। ये सेल आपका क्या करेगा, ये आपका डिवाइड किया और डिवाइड करके ये क्या बना दिया, बहुत सारा सेल बना दिया। ये क्या बना दिया, मल्टीपल सेल बना दिया। तो मल्टीपल सेल बना दिया, जैसे मान लिया जाए कि आपका एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, इस तरह जो है कि बनाया, यानी कि ये डिवाइड हुआ तो ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल बनाया और ये क्या बना दिया, ये आपका चौथा सेल बना दिया। तो देखिए जो सेल डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पेरेंट सेल हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, पेरेंट सेल होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्री एग्जिस्टिंग सेल भी हम लोग बोलते हैं, यानी कि ये पुराना वाला सेल है और जो है कि इसको हम लोग पेरेंट सेल भी कहते हैं। और ये आपका क्या है, इसको हम लोग नया सेल बोलेंगे, यानी कि ये चाहे वो आपका जो भी बना है ये आपका क्या होगा, तो ये आपका न्यू सेल होगा। और इसको हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग डाउटर सेल भी बोलते हैं। डाउटर सेल भी इसको कहा जाता है। यानी कि जितने भी नए सेल जो बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई नया सेल ये जो है बाहर से आता है। इन्होंने बताया कि पहले वाले सेल ही डिवाइड होकर नए नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं और यह प्रक्रिया पूरे जीवन भर चलती रहती है। यानी कि अगर आपका नया सेल नहीं बनेगा, अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो वो जो है इंसान क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि जब तक का जीवन है तब तक ये जो है कि प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। और इसका जो प्रोसेस आपका होता है जिसके थ्रू सेल डिवाइड होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोसेस थ्रू विच सेल डिवाइड्स, जिस प्रक्रिया के द्वारा सेल का डिवीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग सेल डिवीजन हम लोग बोलते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। तो ये जो थे ब्रिचो का कहना था, इन्होंने इतनी बातें बताई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग सेल के बारे में। कौन कौन सा सेल है, तो इसमें हम लोग किन किन चीजों के बारे में देखें, तो बैक्टीरिया का सेल जो होगा, यानी जीवाणु का सेल आपका हो गया, आपका लिविंग होगा। एल्गी का सेल जो है आपका क्या हो जाएगा, एल्गी शैवाल, इसका सेल आपका क्या होगा, लिविंग सेल होगा। फंगी है यानी कवक, इसका सेल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लिविंग होगा। आपका एनिमल्स का सेल हो गया, एनिमल्स का सेल हुआ यानी जानवरों का, यानी गाय, भैंस, बकरी, ये सारे जितने भी हैं इन सारी चीजों का सेल जो है ये आपका किसका है, लिविंग का है। और साथ में ह्यूमंस जो हैं ये भी किस सेल के बने हुए हैं, मानव। तो इनका भी शरीर का जो फॉर्मेशन किया गया है ये किस चीज का किया गया है, तो ये लिविंग सेल का ही है। अब यहाँ देखिए, तो ये सारे जो लिविंग सेल हैं तो इन पे सेल थ्योरी आपका क्या होगा, काम करेगा।
और सेल थ्योरी क्या कहता है? सेल थ्योरी यही कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, यानी कि ये सारे जितने भी हैं, तो इनके शरीर का जो फॉर्मेशन हुआ है ये सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से हुआ है। तो इन सारे जीवों पर आपका क्या होगा? आपका सेल थ्योरी लागू होगा। लेकिन एक और जीव होता है, वो क्या होता है? वायरस होता है। तो वायरस के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो वायरस जो होता है ये ना तो लिविंग सेल्स होता है और न ही नॉन लिविंग होता है। कभी कभी ये लिविंग के जैसा बिहेव करेगा, लिविंग सेल के जैसा, और कभी कभी जो है कि नॉन लिविंग सेल के जैसा बिहेव करेगा। तो यह कैसे होता है इस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं नॉन लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल, और यहाँ लिविंग सेल हम लोग देखते हैं। अब ये क्या कहता है? कनेक्टिंग, कनेक्टिंग लिंक, ये दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। तो ये कनेक्ट कैसे होता है? जब मान लिया जाए दो कंडीशन होता है। अगर पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई होस्ट का, होस्ट यानी लिविंग सेल का, लिविंग सेल का अगर बॉडी अगर मिल जाता है वायरस को, मान लेते हैं ये लिविंग सेल है और इसका जो है कि बॉडी किसको मिल गया? वायरस को मिल गया। तो ये वायरस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो है कि लिविंग हो जाएगा, लिविंग सेल। और जब ये लिविंग सेल हो जाएगा तो ये क्या होगा? ये जो है ये आपका साया का साया जो है कि फंक्शन आपका करेगा, यानी कि ये प्रोड्यूस भी करेगा, ये जितना भी एक्सक्रिएट भी करेगा, यानी कि उस होस्ट के शरीर के अंदर जाकर ये मल्टीपल सेल, बहुत सारे सेल का ये क्या कर देगा? फॉर्मेशन कर देगा। अपने जैसा बहुत सारा वायरस को ये क्या कर देगा? रिप्रोड्यूस कर देगा। जैसे ये किसी भी माध्यम से प्रवेश कर सकता है, हवा, पानी, किसी भी माध्यम से ये वायरस किसी भी होस्ट के शरीर में ये प्रवेश कर सकता है। तो जब जो है कि इनसाइड बॉडी अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि जब इसको किसी होस्ट का बॉडी अगर मिल जाता है तो ये लिविंग सेल हो जाता है। और आउटसाइड अगर मान लेते हैं ये होस्ट है, तो होस्ट का अगर आउटसाइड बॉडी है, यानी कि अगर बाहर में है, तो ये जो है ये वायरस क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा। और जैसे ही होस्ट के बॉडी में ये जाता है तो होस्ट को ये बहुत तरह से क्या करता है? इन्फेक्ट कर देता है, आपको बहुत तरह से ये क्या करता है? प्रभावित कर देता है। जैसे हम लोग कोविड के बारे में देखे, कोविड वायरस जो था, कोरोना वायरस होस्ट के शरीर के जब तक बाहर था तो क्या था? नॉन लिविंग था। लेकिन जो है कि जैसे ही वो चीन से जब फैला तो मानव के शरीर में गया, किसी भी माध्यम से जाए तो क्या किया? उसके अंदर अपने जैसे जैसे बहुत सारे वायरस को डेवलप करने लगा और उसके संपर्क में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आकर कई लोगों को ये वायरस अपने चपेट में ले लिया। तो ये बहुत ज्यादा तेजी से आपको क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। अपने जैसे कई वायरस को होस्ट के शरीर के अंदर जाकर वो क्या कर लेता है? बना लेता है। और जब किसी होस्ट के बॉडी के अंदर चला जाता है तो लिविंग सेल हो जाता है, और जो होस्ट के शरीर के बाहर आता है तो वो क्या होता है? नॉन लिविंग सेल होता है। तो वायरस क्या होता है? दोनों के बीच का अगर हम लोग बात करें तो दोनों के बीच का ये क्या होता है? ये जो है जो कि एक लिंक होता है। तो इसको हम लोग इस कारण क्या कहते हैं? एक्सपेक्शन ऑफ सेल थ्योरी हम लोग बोलते हैं। तो वायरस को क्या बोला जाता है? एक्सपेक्शन, एक्सपेक्शन ऑफ सेल थ्योरी। यानी कि वायरस पे सेल थ्योरी काम नहीं करता है, क्योंकि इसके साथ दो कंडीशन आ जाते हैं। पहला तो अगर इन्वायरमेंट में है, होस्ट के शरीर के बाहर है तो नॉन लिविंग है, और जैसे ही होस्ट का शरीर मिल जाता है तो लिविंग होता है। इस कारण हम लोग देखते हैं कि वायरस दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। अपना जीवन यापन ये तभी कर सकता है, तभी लिविंग की तरह बिहेव करेगा जब इसको किसी होस्ट का शरीर इसको मिल जाएगा। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखिए हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी पढ़े हैं इसके बारे में कुछ हम लोग की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमेशा आपका हर एग्जाम में आते रहता है। अब एक सवाल उठता है कि क्या सेल जो है ये छोटा और बड़ा भी होता है, तो हाँ, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट के बारे में आपको क्या करना होगा, आपको जानना होगा। तो हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, वो पॉइंट हम लोग देखते हैं। कुछ की पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में सबसे पहले हम लोग पूरे यूनिवर्स का देखेंगे। हम लोग यूनिवर्स का बात करें यानी कि पूरे ब्रह्मांड का अगर बात करते हैं, पूरे संसार का बात करते हैं, तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स हम लोग सबसे पहला चीज जो देखेंगे, ये हम लोग क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स की हम लोग बात करेंगे कि इस यूनिवर्स का सबसे छोटा सेल आपका कौन सा होता है। पहला हम लोग देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स यानी संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका ये किसकी होती है। तो देखिए इस यूनिवर्स में सबसे छोटा कोशिका जो होता है, सबसे छोटा सेल जो होता है आपका आपका क्या होता है, बैक्टीरिया का होता है, बैक्टीरिया का। तो क्या इस संसार में एक ही बैक्टीरिया पाया जाता है? नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो उस बैक्टीरिया में आपका एक बैक्टीरिया जो होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है। इसकी कोशिका जो है संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर इसके हम लोग साइज की बात करें तो माइकोप्लाज्मा का साइज जो होता है लेस देन 1 माइक्रोमीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर से भी आपका इसका साइज जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका कम होता है। यानी कि 1 माइक्रोमीटर से भी इसका साइज आपका क्या होगा, ये आपका कम होगा। अब देखिए इस माइकोप्लाज्मा को दो नामों से जाना जाता है। माइकोप्लाज्मा का कभी कभी एग्जाम में जो है कि इसका माइकोप्लाज्मा ऑप्शन न देकर इसका कुछ और ऑप्शन दिया जाता है। तो माइकोप्लाज्मा को हम लोग दो नाम से जानते हैं, इसको दो नाम से जाना जाता है। माइकोप्लाज्मा का इसको दो नाम से जाना जाता है। पहला होता है PPLO और दूसरा होता है MLO। एग्जाम में कभी कभी अगर ये देता है कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, तो वहां माइकोप्लाज्मा न देकर आपका या तो PPLO रहेगा या MLO रहेगा। तो PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है, MLO क्या होता है, तो ये माइकोप्लाज्मा का ही नाम है। तो PPLO का मतलब होता है पॉली प्लियो लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए MLO का क्या होता है फुल फॉर्म, तो मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे देता है। और माइकोप्लाज्मा के बारे में एक चीज और जान जाइए, माइकोप्लाज्मा को जोकर भी कहा जाता है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कोई जोकर है अपना शो जब दिखाता है तो अपना चेहरा फेस पे कुछ कुछ लगाकर अपने ओरिजिनल फेस को कई बार बदलते रहता है ताकि ऑडियंस जो है, दर्शक लोग जो है उसके मनोरंजन का आनंद ले सकें। तो माइकोप्लाज्मा को जोकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने साइज को ये हमेशा क्या करता है, ये जो है कि हमेशा बदलते रहता है। ये अपने साइज को हमेशा चेंज करते रहता है। इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग जोकर सेल भी हम लोग कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए इसमें कुछ और चीज हमको जानना है। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया जितने भी तरह का है ये क्या होगा, लिविंग सेल होगा, लिविंग सेल। और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इसमें क्या होता है, सेल वाल होता है, क्योंकि लिविंग सेल्स में आपका क्या होता है, सेल वाल होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन जो है ये आपका क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में एक बैक्टीरिया यही आपका है, कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, और ये सिंगल बैक्टीरिया है यूनिवर्स का, और सबसे छोटा भी। इसमें क्या होता है, नो सेल वाल फॉर्म, यानी कि इसमें जो होता है सेल वाल नहीं पाया जाता है। यानी कि माइकोप्लाज्मा जो है आपका क्या है, एक्सेप्शन होता है, जिसमें कि सेल वाल आपके नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग देखते हैं स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स। हम लोग क्या देखे, स्मॉलेस्ट हम लोग देखे। अब हम लोग लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं दूसरा नंबर में। तो हम लोग यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो अब हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का सबसे लंबा कोशिका कौन है, तो ऑस्ट्रिच का एग है, ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। ये संसार की सबसे लंबी सेल है। और इसके अगर हम लोग साइज की बात करें तो इसका साइज होता है 130 माइक्रोमीटर से 170 माइक्रोमीटर तक होता है। ये संसार का सबसे जो है कि क्या है, लंबा सेल है, लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स है। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया ये। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे, तो हम लोग कुछ ह्यूमन बॉडी के बारे में देखते हैं। यूनिवर्स के बारे में हम लोग देख लिए, तो हम लोग जो है कि अब देखेंगे किसके बारे में, तो ह्यूमन बॉडी के बारे में देखेंगे। ह्यूमन बॉडी के बारे में देखेंगे, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल। अगर हम लोग मानव शरीर की बात करते हैं, तो मानव शरीर में सबसे पहला चीज जो हमको जानना है, ये लॉन्गेस्ट सेल आपका क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये आपका क्या होता है, न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। और ये सेल आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका ब्रेन में पाया जाता है। इसको हम लोग तंत्रिका सेल भी कहते हैं, इसको हम लोग तंत्रिका कोशिका भी हम लोग कहते हैं। और ये कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अब देखिए हम लोग स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट हम लोग देख लिए। अब हम लोग लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल आपका क्या होता है, ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या है, अंतर है। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट हुआ, ये लार्जेस्ट सेल अगर बात करते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो ये क्या होता है, ओवम, ओवम या ओवा होता है, या फीमेल जिमेट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिम्ब बोलते हैं। ये क्या होता है, फीमेल, फीमेल जिमेट्स, यानी कि मादा अंडाणु। ये जो होता है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे जो है जो लार्जेस्ट सेल होता है। फीमेल गिमेट्स जो होता है, मादा का अंडाणु जो होता है, ये आपका मानव के शरीर का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो हम लोग देखते हैं, ये स्मॉलेस्ट सेल देखते हैं। स्मॉलेस्ट सेल आपका क्या होगा ह्यूमन बॉडी का, तो ये आपका होता है स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल, यानी शुक्राणु की कोशिका, शुक्राणु की कोशिका, यानी स्पर्म का जो सेल होता है ये ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल जिमेट, यानी कि पुरुष
जनन कोशिका, ये हो जाएगा मादा जनन कोशिका। तो ये सारा मेन चीज है जिसको याद रखना है, हमेशा एग्जाम में आता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद ब्लड के बारे में बताते हैं। अब देखिए हम लोग ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड के बारे में, तो ब्लड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्लड में भी क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड क्या होता है। पहला क्वेश्चन जो हमेशा आता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त की बड़ी कोशिका। ब्लड का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, तो ये आपका WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। अब देखिए दूसरा चीज जो पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड, रक्त की सबसे छोटी कोशिका। रक्त की सबसे छोटी कोशिका, तो ये क्या होती है, ये RBC होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कोशिका। ये सारा मेन पॉइंट है जो हमेशा एग्जाम में आपका आते आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, ये टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपके पास हमेशा आते रहे और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। शुभकामनाएं मेरी सबके साथ है कि अच्छे से स्टडी करके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालिए, जिसके लिए ये सारा वीडियो आपको बहुत सारा बेनिफिट पहुंचाएगा। इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।